नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। धन्यवाद। आफ्ताब जी, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी रण सिंह बेनीवाल के 26 अगस्त 2023 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। उनके जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सरपंच के रूप से शुरू किया था। वे वर्ष 1980 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है, उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उस महान आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर मौन धारण करें। धन्यवाद। ओम शांति। अध्यक्ष महोदय, एक समाचार पूरे सदन के लिए मैं बताना चाहता और मुझे लगता है कि सदन जरूर उसमें भागीदार होगा। वैसे तो देश अपने बहुत से क्षेत्रों में उपलब्धियों के कारण विश्व में अपना एक डंका ये बजा रहा है और ख्याति प्राप्त कर रहा है। इसी कड़ी में हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने अभी आज ही जो उस प्रातःकाल समाचार आया है कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है और ये भारतवर्ष का पहला ऐसा युवा है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और जो है गोल्ड हासिल किया है। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों को, उनके जो कोच हैं जो उनको खेल सिखाते हैं और सभी खेल समर्थकों को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें। हम सभी खिलाड़ियों के हरियाणा सरकार हमेशा उनकी आवश्यकताओं के लिए जो भी कुछ संभव सहायता है उनको लगातार पूरा करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर सदन की ओर से उनको बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्रीमती निर्मला रानी जी। 21। Sir, answer laid on the floor. अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब दिया गया है वो है कि इसकी स्थिति संतोषजनक है। संतोष तो खाली पेट भी कर लिया जाता है, संतोषजनक तो उसकी स्थिति नहीं है, क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय को भी यही रोड जाती है और पीजीआई कानपुर को भी यही रोड जाती है, तो ये लाइफ लाइन है। ये चौड़ी भी होनी चाहिए और इसमें बहुत गड्ढे हैं, बहुत बुरी हालत है, इसको भी ठीक किया जाए। इसकी जो है प्रशासनिक अप्रूवल जो है स्वीकृति जल्दी से जल्द दी जाए। और दूसरा, मेरे गन्नौर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बार कमिटमेंट करके आए थे। सनपेड़ा रामनगर रोड है, उसकी जो है बहुत बुरी हालत है, क्योंकि वहाँ फ्री जोन है और वहाँ फैक्ट्रियां बहुत आ गई हैं और वो रोड टूटी होने की वजह से सारा खामियाजा जो है वहाँ के ग्रामीण है उनको भुगतना पड़ता है।
और रामनगर से घसौली रोड, रामनगर से दतूरी और लड़सोली से दतूरी रोड, ये 4 रोड्स हैं जिनकी बहुत ही बुरी हालत है। इनके अगर टेंडर लग गए हैं तो इनको जल्द से जल्द इनका काम कराया जाए। तो मुख्यमंत्री जी, मैं चाहूंगी कि आप इनकी ओर विशेष ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था वो गुन्नौर शाहपुर रोड का था, जिसको MDR 121 हम कहते हैं। इसके अंदर रिसेंटली नाबार्ड ने 8/8/2023 को इसका अप्रूवल दिया है। लगभग 19.76 करोड़ रुपए का नाबार्ड द्वारा इसका अप्रूवल आया है। ये 2/3 हिस्सा जो इस सड़क का है वो पहले 5 मीटर का था, जिसको अब 7 मीटर किया जाएगा, और 1/3 जो हिस्सा है वो पहले भी 7 मीटर बना हुआ था, उसको 7 मीटर ही स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसका टेंडर जो है वो विद इन दिस मंथ फ्लोट कर दिया जाएगा और इस सड़क को 7 मीटर वाइड शाहपुर से गन्नौर तक पूरा कंप्लीट। श्री रामकरण जी 22 सदन पटल पर रख दिया गया है। तो दस महोदय जी, मैं आपसे माध्यम से पूछना चाहूंगा, हमारे जो बाबा मारकंडा पवित्र नदी श्याबादमा वर्षों से आज 14 साल है किसी खुदाई नहीं हुई। आज खुदाई की वजह से सारे बंद, जितने बंद थे सारे बंद टूटे पड़े, सारे जितने सरकारी नदियां थी सारी बंद पड़ी। आज तक ये पहले संज्ञान लेना चाहिए, जो जिम्मेदार मजदूर का नुकसान शहर का नुकसान आज बाबा मारकंडा की वजह से और जितने अपने सरकारी खाड़े थे सब बंद पड़े हैं। एक मैनिंग की वजह से आज तक मैनिंग नहीं हुई, तो ये इसकी या तो उसकी सरकार उसके रिक्वायर करता उसकी जो जमीन की कीमत दी जा, या उसका जिम्मेदार का जो जिस जिम्मेदार की जमीन आती है उसको 40% उसको जो उसमें मैनिंग होती है उसको मिलना चाहिए। जिम्मेदार इस बात का कुछ या तो हमारी मैनिंग करता 200 फुट 300 फुट तक पूरा बाबा मारकंडा ऋषि का जो पवित्र धरती है उसकी पूरी खुदाई और पूरा जो आगा जो पंजाब में जावा या आगा राजस्थान में जावा, तो उसकी आए साल हर वर्ष जिम्मेदार का इतना नुकसान आ, मेरे इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान कम से कम 90 गांव के अंदर किसी जिम्मेदार का कोई ट्यूब नहीं बचा, ना कोई 2-2 बारी फसल लगा जो बची, न ही गन्ना बचा। मौके पर बेशक मौके पर जाएगा देख लो, जब तक ये बंद नहीं बंदे और बाबा मारकंडा नदी की जो सफाई नहीं होती, जब तक कोई इसका नहीं होता, कई साल हो गया आज ये सरकार के ऊपर ही बोझ है। हर PWD सड़क, मार्केटिंग बोर्ड सड़क, कोई भी आज बची नहीं है, जो सरकार का नुकसान है इसमें। अगर ये बंद बन जा, बंद के ऊपर सड़क बन जा तो कोई भी किसी का नुकसान नहीं है। तो मैं कहूंगा इसका मेरे को जवाब चाहिए। एक तो बरसात बंद होने के बाद बंद नहीं चाहिए, खनपुरा से लेकर डाडलू पाडलू द्यामली रवा त्योड़ा त्योड़ी छपरा छपरी खानपुर डोला इधर सारे नड़वी गौरीपुर कल्याणा सारे भी जितने गांव नामदली में बहुत टाइम लगेगा, तो सारे गांव में आज अभी गेहूं भी नहीं बो सकते। तो जिम्मेदार का अब तक कोई भी किसी का कोई सर्वर नहीं होया, कोई टिबल का नहीं होया, कोई मोजे का नहीं होया। तो मैं कहूंगा भी कब तक इसको बनाएंगे या नहीं मशीन नहीं देते तो आप मैनिंग को कहो, सरकार को भी फायदा और जिम्मेदार को भी फायदा। आज पूरा शहर का नुकसान हुआ दुकानदार का, आज एक मकान में 15-15 लाख रुपए का नुकसान है। और जो उससे बाद आज जिम्मेदार का एक बारी 15-15 हजार रुपये फसल लगती है जीरी की, जिन्हें 2 बार लगा ली, जिन्हें 3 बार लगा ली, 45 हजार रुपये बनते हैं। आज गन्ने के ऊपर 50 हजार रुपये खर्च आता है। आज किसी भी खेत में गन्ना नहीं रहा और नहीं रहा जीरी कोई। आज मैं कहूंगा ट्यूबल इतने बैठ गए, 200 कम से कम ट्यूबल बैठे मेरे एक ट्यूबल के पास 5 लाख रुपए लगते हैं। कम से कम भी इसकी घोषणा तो करा भी हम 1 लाख रुपए घोषणा करा, या ट्यूबल का या गन्ने का 50 हजार रुपये देवा, 40 हजार रुपये देवा। अब तक 15 हजार रुपये सिर्फ वो करा भी जो एक बार जी जो नहीं लगा सकता भी उसको 15 हजार रुपये देंगे, जिसने 2 बार लगा ली उसको क्या देंगे, वो भी तक नहीं घोषणा। मैं कहूंगा भी आज जिम्मेदार इतना परेशान है, गाँव में घोषणा देता पहले हमारा मौजा तो लो जो सा घोषणा करी।
तो आज मेरी दादो पर नलवी ना बंद होती तो मेरा पूरा कुरुक्षेत्र, पूरा पीपली, पूरा इलाका बिल्कुल नहीं डूबा था। मैं क्या तभी इनकी सफाई कराऊं नदियों की। आज खनपरा से लेकर इधर जितने भी गांव पड़ते हैं हो गया, जो आपने बता दिया, मंत्री जी जवाब देंगे। आप इसको जल्दी से जल्दी मेरे को दो। अब इसको खुदाई चाहे माइनिंग कराओ, चाहे जिम्मेदारों को दो, भी ऐसे ठहरो फ्री में मट्टी। आज कोई भी मट्टी ठान दे उसका चलान कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि इस बार बाढ़ आई, पानी ज्यादा आया और मारकंडा नदी में भी ऐतिहासिक पानी आया है। 1978 में इसके अंदर पानी था 38,000 क्यूसेक और इस बार जो पानी आया है लगभग ये 49,522 क्यूसेक। और कहीं पर भी जो रिवर्स हैं उनकी खुदाई नहीं की जाती, माइनिंग का काम जरूर किया जाता है। उनके किनारे अगर कमजोर हैं कहीं है तो वहाँ उसको मजबूत करने का काम किया जाता है। खुदाई करने का काम तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर या जो नहरें हैं उनमें किया जाता है। इस बार जो पानी भरा है वो जब दरिया के अंदर पानी कम हुआ है तो निकल गया। जहाँ जहाँ टूटे हुए पैच हैं वहाँ हम उनको ठीक करके किनारों को मजबूत कराएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इस बार ये भी एक नीति बनाई है कि दरिया के अंदर, दरिया का फ्लो टेढ़ा मेढ़ा होता है लेकिन एक ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए माइनिंग की बजाय नहर विभाग उसको अगर ऊपर आ जाता है रेता तो उसको निकालने का अधिकार दिया जाए। ये हमारी कमेटी बना करके जल्द फैसला हम कर देंगे ताकि पानी जो है एक लेवल से ऊपर ना चढ़े, आगे निकल जाए। ये मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। इसका भी जो किनारे हैं मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे। और ये इस बार बाढ़ आई है, इसमें इस वजह से नहीं आई कि कोई सफाई नहीं हुई, क्योंकि दरिया की सफाई देश में कहीं कोई नहीं करता, माइनिंग के काम जरूर करते हैं। और इस बार यहाँ जो पानी आया है वो मैंने आंकड़े दिए बहुत ज्यादा आया है, इस वजह से पानी चल रहा है, नुकसान हुआ। और माननीय सदस्य ने कहा कि घरों में ट्यूबवेल बैठ के घरों में नुकसान हो गया। और क्षतिपूर्ति पोर्टल हमारा जारी है, चाहे किसी की मवेशी का नुकसान हुआ, किसी की फसल का नुकसान हुआ, घर में दरार आई, कोई ट्यूबवेल बैठ गया, तो उसका हर चीज का जो नियम बना करके हम हर उसकी भरपाई करने की कोशिश हमारी है। और मुख्यमंत्री जी ने इस पोर्टल के माध्यम से करके ये डाटा आ गया है और इसका किसानों की भरपाई हम करेंगे। मंत्री महोदय जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जो हमारी दादू पर नलवी थी वो बंद पड़ी, उससे जो सरकारी नाले थे आप जाकर देखो, मेरे साथ कमेटी बनाओ। आज दादू पर नलवी में और नदी खुली होती जिम्मेदार का कितना फायदा था। आज जो सरकार ने मुआवजा देना पड़ा है तो आज मुआवजा देने की लोड़ नहीं थी, उस नदी के ऊपर लगा देंगे। दूसरा नंबर, आज मारकंडा जो पवित्र धरती है वो आई साल पहले भी खुदती थी, उसमें सरकार का फायदा, जिम्मेदार का फायदा। आप उसको ठेका दो, माइनिंग कराओ, उसकी मौके पर मेरे साथ कमेटी बनाओ, मैं दिखाऊंगा भी आपने किस वजह से बंद टूटे। ये आई साल का मेरे हल्के के अंदर अब भी 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा। आप कमेटी बनाओ, मैं कमेटी को दिखाऊंगा। जो समझदार अच्छा कमेटी का जो अफसर होगा मेरे को बताओ, मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा कहां से बंद टूटा, कैसे बंद टूटा। मेरे को हर किले का पता, हर जिम्मेदार का पता, हर डेरे का पता। मैं उसमें वहीं खड़े कर दूंगा भी यहाँ पे इस वजह टूटा। तो इसके बात का जवाब मैं मांगूंगा। मेरे को तो 15 दिन में मैं अपना मशीन चला दूँ, नहीं कोई सरकार चलाऊँ, मैं 15 दिन में मशीन चलाऊँ। जिम्मेदार तैयार है इस बात में कि आप मशीन चलाएगा बंद हो। आप मेरे को इस बात का जवाब दें 15 दिन में मशीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नहर विभाग और माइनिंग विभाग मिल करके इसका लेवल चेक करके एक ग्रेडियंट से ऊपर की जो सिल्ट है वो उठाने का प्रावधान कर रहे हैं और उस सिल्ट को माइनिंग एक्ट से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ये कमेटी हमने बना ली है। ये कमेटी जो है हमारे आदरणीय विधायक जी से भी संपर्क करेगी और मौका भी देखेगी और जैसे इनके सुझाव मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि डिवाइन पब्लिक स्कूल शाहबाद के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। मैं एक चीज और सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब इस बार फ्लड आई तो माननीय विधायक शाहबाद रामकरण काला जी ने स्वयं अपने आप पे रस्सी बांधकर
और फ्लड का जब बांध ब्रीच हुआ था वहां डाइव कर 2 बच्चों की जान बचाने का काम किया। चलिए, बहुत बहुत बधाई। श्री सुभाष सुधा जी। 26. Replies placed on the floor of the House. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सीएम साहब की अलॉटमेंट 10/190 4/6/2015 की है। सर मैं ये कहूंगा कि 3/1/2022 को इसकी ड्राइंग अप्रूव होगी, उसके बाद 15 महीने के बाद फिर कह दिया जी दोबारा से ड्राइंग बनेगी, 15 महीने के बाद 7/8/2023 को इसकी अप्रूव कर दी, फिर उसके बाद फिर थर्ड टाइम फिर उसको ईमेल कर दिया कि अभी इसकी ड्राइंग जो है जी अभी फाइनल करनी है। तो मैं चाहूंगा कि ये कब तक ड्राइंग अपना हो जाएगी और कब तक ये शुरू होगा, क्योंकि 4 महीने के बाद तो लगेगी। ये मेरे पास कापी है सर, 1.5 साल से इसकी ड्राइंग नहीं पूरी हो पा रही। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मंत्री से इसकी जल्दी ड्राइंग करा के इस हॉस्पिटल को 100 बेड का पहले भी मंत्री जी ने बनाया है और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा 100 बेड का, और ये 100 बेड का ये बहुत दिनों से रुका हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँ मंत्री से इसको जल्दी बनाने का। Sir, administrative approval of rupees 88.58 crores for construction of 100-bedded second block in phase 2 in place of old hospital building has already been accorded on 2/1/2023. Construction work of second block by PWD B&R will be commenced after demolition of the old building, and as it is expected to take approximately 2 साल अब से। मंत्री जी से बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी, मंत्री जी 3 बार ड्राइंग बनी है, तीनों बार ड्राइंग का फाइनल नहीं हो पा रही, बस इतना रिक्वेस्ट है जल्दी करवा दो और ये बन जाए बात जी मंत्री जी बस। अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद पिछले माह सारे डिपार्टमेंटों की मीटिंग ली थी जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। सर हमने इस अपने 9 साल के समय में 153 भवन हॉस्पिटल्स के बना के दिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी है। इसमें से 55 सब हेल्थ सेंटर बनाए हैं, 48 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए हैं, 33 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए हैं, 17 हॉस्पिटल बनाए हैं और 631 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से सर हमने ये सारा बनाया है। स्पीकर सर, और भी हमने जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनको पैसे दिए हुए हैं। मैं टूटी फूटी सारी पीएससीज को मैंने तोड़कर नए बनाने के आदेश जारी किए हैं। 162 पीएससी हमने आइडेंटिफाई की हैं जो पुराने कॉलोनियल समय की बनी हुई हैं और वो टूटी फूटी हैं, उनको नया बनाने का काम हमने दिया है। सर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि काफी पैसा हमने दिया हुआ है लेकिन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी में डिले हो रहा है, तो मैंने खुद इसकी मीटिंग ली है, इनिशिएटिव लिया है। सारी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं मैंने उनको भी बुलाया है और मैंने 1 महीने का समय दिया था कि आप अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर आप काम आरंभ कर दें। हम स्वास्थ्य विभाग को बिल्कुल नया आउटलुक देना चाहते हैं। बिशन लाल सैनी जी। 24 सर। Yes, sir. The recruitment process of medical officers was started in January 2022 by the Health Department, and the appointment letters were issued after completing all the formalities procedures in the year. Approximately letters were issued to 941 candidates, of which 808 medical officers have joined. Sir, ever since Haryana has been formed, इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर लगाए नहीं गए
और इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं की। पहले हम लगा देते थे, छोड़ चले जाते थे, लेकिन 941 में से 808 डॉक्टर्स ने ज्वाइन कर लिया है। हमारी वेटिंग लिस्ट समाप्त होने से पहले उसमें 25 और थे, तो 10 दिन पहले उन 25 को भी हमने अपॉइंटमेंट लेटर दे दी, ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हम इसमें हमारे ज्वाइन कर सकें और जो हमारी शॉर्टेज है वो पूरी हो सके। स्पीकर सर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि इन्होंने बताया कि 941 कैंडिडेट उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए और 808 ने ज्वाइन भी कर लिया। इसमें जो 133 बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उसमें भी आप कह रहे हैं कि हमने उनको भी लेटर्स आगे दिए हैं, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी संख्या के अंदर डॉक्टर ने ज्वाइन किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि भाई इनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है कितने और सिंपल MBBS कितने, ये मैं जानना चाहता हूँ। और दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो पेपर आप लोगों ने लिया था डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, जो पहले पेपर हुआ, उसमें परसेंटेज कहाँ तक गई है? 55 डॉक्टर स्पीकर सर, ये क्वेश्चन आपने वो कोई बात नहीं स्पीकर सर, हमारी जो प्रेजेंट मेडिकल ऑफिसर्स 3073 काम कर रहे हैं, जबकि वैकेंसी हमारी सेंशन 3903 है। थोड़ा सा ही असर है, हम उसको भी पूरा करेंगे। और 167 डॉक्टर हमें NHM ने दिए हुए हैं। जो इन्होंने स्पेशलिस्ट की बात कही है, तो उसमें आज की तारीख तक सिर्फ MBBS डॉक्टर भर्ती किए जाते थे और उसमें जो स्पेशलिस्ट आ जाते थे हम उनको स्पेशलिस्ट का काम देते थे। मैंने अब स्पेशलिस्ट का सर कैडर अलग बना दिया, अलग से उनकी भर्ती होगी, अलग से उनके सर्विस रूल हमने बनाए हैं। और हम, आप जानते हैं, मैंने पिछले सदन में भी बताया था कि हरियाणा पहला प्रदेश है जो मेडिकल सर्विसेज कहां कैसी दी जाए, उसके लिए हमने मैपिंग करवाई है सर। उसकी रिपोर्ट इस हफ्ते 10 दिन में आने वाली है, उन्होंने कंप्लीट कर दी। आज तक मेडिकल फैसिलिटीज डिमांड बेस्ड दी गई हैं, जहां पर MLO ने मांग कर ली वहां पर दे दिए, पर मैं नीड बेस्ड बनाना चाहता हूं। मैंने तो वहां पर भी मेडिकल सर्विस देनी है जहां मेरा MLA नहीं है, मैंने वहां पर भी देनी है। इसलिए नीड बेस्ड मेडिकल सर्विसेज हम दे पाए, इसके लिए मैंने मैपिंग करवाई है। और ये सारे देश में पहला ये प्रदेश है, सेंटर ने भी इस के ऊपर बात की है, अवलोकन किया है, और हम उसके मुताबिक वो बताएंगे कहाँ PSC बनानी है, कहाँ कितने बेड का अस्पताल बनवाना है, कहाँ कौन सा इक्विपमेंट देना है। हमने एजेंसी की रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है। जहां तक इन्होंने स्पेशलिस्ट की थी, मैं जल्दी ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर जहां पर जिस अस्पताल जिस PSC में जितनों की जरूरत होगी उनकी भर्ती में सैनी साहब अलग से करा करूंगा, मैंने इसकी व्यवस्था कर दी। धन्यवाद जी। मैंने वो हो गया प्रश्न पूछा था आपसे, वो बाकी तो आपने सारा कुछ बताया है, ठीक, अच्छी बात आपकी। लेकिन जो मैंने पूछा था कि परसेंटेज कहाँ तक गई है, जैसे कि 65% तक लिए हैं जो पेपर लिया था आपने, या 55 तक लिए हैं, या 50 तक लिए हैं, ये मैं जानना चाह रहा था। देखो अब ये सेपरेट बात है। अब तो हमारे अध्यक्ष महोदय बहुत विशाल हृदय हैं, उन्होंने हर MLA को वैसे भी क्वेश्चन पूछने की इजाजत दे दी है। आप पूछ लेना, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री कृष्ण। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं सदस्य देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।